बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपसे आज एक बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम आज शुरू हुई है सरकारी सतह पर, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कुछ नहीं तो अपने घर में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगा लें, और अगर आपके घर में ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो बेशक एक गमले के अंदर लगा लें और उस पौधे के अंदर एक गिलास पानी सुबह और एक गिलास पानी शाम को डालें, गिलास, तो इंशाल्लाह आप कभी इस कार्य खैर के अंदर और कार्य सवाब के अंदर नाम लिखा जाए। दूसरी बात यह है कि मैं शदीद मुज़ाहमत करता हूँ कि पेशावर का एक इलाका है बाड़ा, मेरा बज़ाते खुद में पेशावर का रिहायशी हूँ, पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी पैदाइश पेशावर की है, तो हम उसको एक अच्छी नज़र से नहीं देख रहे जो उधर उन्होंने एक जो पौधे लगाए थे सरकार में और उनको कुछ लोगों ने उखेड़ दिया। तो वो व्यूअर्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से, तो हमें ये भी मालूम है कि ये किन्होंने उखेड़ा। तो बाद लोग तो ये बात एंकर जो होते हैं वो कहते हैं जी हमें मालूम है लेकिन बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ANP और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने ये पौधे उखेड़े। तो वसी पैमाने पर जो पौधे लगे हुए थे वो इन दोनों पार्टियों ने मिल के उस जगह से वो पौधे उखेड़े। तो मेरी सूबे सरहद के वज़ीर आला से वैसे उन्होंने कह दिया है कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा, रिपोर्ट तलब की है, लेकिन एक्शन होना चाहिए और बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक पौधे को ज़मीन से उखेड़ना ये तकरीबन एक कत्ल के बराबर है। यानी कि जैसे आपने एक, क्योंकि पौधा भी जानदार है और जिस तरह इंसान जानदार है इस तरह पौधा भी जानदार है, तो एक जानदार को अगर आपने गलत तरीके से मारा है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए। बहरहाल ये अब सूबाई हुकूमत का काम है कि इसके अंदर नरमी ना बरते। अब व्यूअर्स आते हैं एक्चुअल पॉइंट्स की जानिब के जो आज मैंने आपको बताना था। तो सबसे पहले तो आजकल वो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है कि जनाब ये एहसन इकबाल के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं, जो इंडियन मीडिया ने अपनी हेडलाइंस के अंदर उनको दिखाया है और बताया है, और उसके ऊपर पूरे इंडिया की मीडिया ने टॉक शोज़ किए हैं कि पाकिस्तान की एक दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो मसला कश्मीर को मसला ही नहीं समझती। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और ताहयात इस शख्स को भी नाअहल करार दे दिया जाए कि ये किसी भी सरकारी ओहदे, वज़ीर या सेनेटर या इस किस्म का इस शख्स के पास ओहदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है। वैसे व्यूअर्स याद होगा आपको कि पिछले इलेक्शन के अंदर इस शख्स को एक बंदे ने गोली भी मार दी थी, वो गोली बदकिस्मती से इसको नहीं लगी, हाथ पर इसके लग गई। तो मुझे अब डर है कि बाज़ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जिसे कहते हैं अपने जहन पर सवार कर लेते हैं। जिस तरीके से गवर्नर सुलेमान तासीर को मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया था, इसी तरीके से कोई इस किस्म का इक़दाम ना उठाए। तो मेरी उन लोगों से अपील है कि कोई इस किस्म का इक़दाम ना उठाएं, ये कानून की गिरफ्त में आना चाहिए और कानून के मुताबिक इसके लिए फ़ैसला आना चाहिए। अब व्यूअर्स आपको एक बहुत ही संगीन किस्म का मसला मैं आपको बताऊं कि जिसकी पासगश्त आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो बात ऐसी है कि इस टाइम तारीख़ के अंदर, पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ के अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहायत ही कशीदा हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर, एक तो पहली बात तो यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ये दो ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने कश्मीर के मौजू के ऊपर पाकिस्तान के बारहा कहने के बावजूद OIC का इजलास नहीं बुलाया, क्योंकि जो OIC का जो सदर दफ्तर है वो रियास में है और सऊदी अरब OIC के ऊपर इसी तरह काबिज़ है जैसे अक़वाम मुत्तहदा के ऊपर अमेरिका की इजारत है। तो सऊदी अरब ने ना वज़ीर ख़ारजा के लेवल का इजलास बुलाया, ना सरबराह मुमलिकत के लेवल का इजलास बुलाया, बल्कि जिसे कहते हैं कि एक लॉलीपॉप पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई और टाल मटोल से काम लिया गया। और बल्कि जो
वज़ीर ख़ारजा की सतह के ऊपर जो एक इजलास बुलाया था, हल्का फुल्का इजलास, उसके अंदर इंडिया को मदऊ कर लिया। OIC खालिसतन मुसलमानों का फोरम है, लेकिन उसके अंदर एक हिंदू रियासत की वज़ीर ख़ारजा का क्या काम है, ये कोई अरबों से पूछे कि आखिर कौन सा ऐसा लालच था कि जिसकी वजह से उसको बुलाया गया, सुषमा स्वराज को, और उसको उधर बिठाया गया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरल, तो सऊदी अरब की पहले ये भी डिमांड थी कि इस ड्रामे को पाकिस्तान में बंद कर दें। भाई ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के अंदर जिसका मर्जी, आप अपना ड्रामा भेजें, हम आपका भी चला लेंगे, लेकिन आप तो हम पे डिक्टेशन जिसे कहते हैं कि सवार करने की कोशिश करते हैं, आप हमें डिक्टेट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, मज़े की बात कि अब इस मुल्क के अंदर जरदारी की, नवाज शरीफ की, इन लोगों की हुकूमत नहीं है कि जो डिक्टेशन कबूल करते थे। किस लिए कबूल करते थे? कि इन लोगों के कारोबार हैं वहाँ पे, इनके पैलेस है वहाँ पे, इन लोगों की जायदादें हैं वहाँ पे, इन लोगों के अकामे हैं वहाँ पे, इसलिए वो सऊदीया की और मुत्तहिदा अरब अमारात की डिक्टेशन इसलिए लेते थे कि इन लोगों के मफादात हैं। इमरान खान एक वाहिद पाकिस्तान का ऐसा वज़ीर आज़म है कि जिसकी गैर मुल्क के अंदर कोई जायदाद नहीं है, तो इसलिए उसने सीधा सीधा हुकूमती सतह पर हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि रियासत पाकिस्तान ने उसको सऊदी अरब को बताया कि जनाब आपकी सरजमीन हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है और आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, आप लोगों की वजह से हमने इसराइल से पंगा लिया हुआ है, इसराइल के उर्दन के अंदर हम जाके लड़े, इसराइल की फ़ौज के साथ हमारी फ़ौज जाके लड़ी, उसने खून अपना दिया। सऊदी अरब के अंदर जब हरम काबा के ऊपर बागियों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो सऊदीया वाले तो नहीं छुड़ा सके थे, ना कोई और मुल्क छुड़ा, वो फिर पाकिस्तान को ही तलब किया था, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त मेजर थे, उनकी क़यादत के अंदर एक दस्ता किया था, और उन्होंने 15 से 20 मिनट के अंदर खाना काबा को आज़ाद करा लिया था। तो व्यूअर्स, बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने हर बुरे वक्त के अंदर सऊदी अरब का साथ दिया, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर क़यादत का फक़दान है। फक़दान इसलिए मैं कहूँगा कि वो अपने फ़ौजी तो बना सकता है, फ़ौजी अफसरान, लेकिन उनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है उन लोगों में। यानी कि इसराइल ने सन 1964 के अंदर इन अरबों का वो हाल किया था कि ये अपने जहाज़ भी रनवे से नहीं उठा सके थे, और रनवे के ऊपर इनके तमाम जहाज़ और रनवे तबाह कर दिए थे इसराइल को। उसके बाद पाकिस्तान ही था जो गया था और उसने इसराइल को वापस उनकी सरहदों में धकेला, और बरतानिया का जो मशहूर और मारूफ अखबार था, लंदन से शाया होता था, अभी मेरे जहन में उसका नाम नहीं है, उसने ये लिखा था, क्योंकि पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो नहीं किया था कि हम इस जंग में शामिल हो चुके हैं, तो उसने ये लिखा था कि ये जो बमबारी इसराइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर जो की है, ये दुनिया के 3 पायलट कर सकते हैं इस तरह की बमबारी। यानी कि पाकिस्तान की एक खासियत है, पाकिस्तान के शाहीनों की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, कि ये बहुत ही नीचे आके अपने टारगेट को निशाना लगाते हैं, बहुत नीचे आके, यानी कि डेड लेवल के ऊपर आके, यानी कि जिसे कहते हैं कि आप समझ लें कि एक तरह से ज़मीन को छू के आसमान की बुलंदी पे चले जाते हैं। और ये जब होता लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर हमला करने के लिए, किसी टारगेट के ऊपर, तो ये अक्सर पाकिस्तानी पायलट जहाज़ का इंजन भी बंद कर देते हैं। वो इंजन बंद करने से ये होता है कि जहाज़ मज़ीद स्पीड के साथ नीचे आता है, और वो अपना निशाना लगा के और देन एंड देयर इंजन ऑन करके वो दोबारा उठ जाते हैं। तो उस वक़्त के लंदन के एक अखबार ने लिखा था कि दुनिया के 3 पायलट ये बमबारी कर सकते हैं। एक उसने कहा था बरतानिया के पायलट, दूसरा उसने कहा था कि इसराइल के पायलट, और तीसरा उसने कहा था कि पाकिस्तान के पायलट। और फिर उसने नीचे आखिर में एक छोटा सा लफ्ज़ लिखा था कि बरतानिया और इसराइल तो ये इस जंग में अपने ऊपर बमबारी नहीं कर सकते, तो इट्स मीन्स कि ये पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने जिसे कहते हैं कि ज़िद्दी बच्चे की तरह एक हरकतें की हैं पाकिस्तान के साथ पिछले 4-5 दिनों के अंदर। यानी कि अल-तुगरल ड्रामे की वजह से इन्होंने ये कहा, अच्छा देखें इनके मुतालबात क्या है कि एक तो ये ड्रामा बंद कर दो पाकिस्तान में, एक शरीफ फैमिली को रिलीज़ कर दो, मरियम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शरीफ को, जितने भी जिनके साथ शरीफ लगते हैं बाबरा शरीफ के अलावा, उन तमाम को आज़ाद करो। तीसरा उन्होंने ये कहा कि आप कश्मीर के मसले को हम इसको देखेंगे, ये नहीं कहा कि हम इसको हल करा लेते हैं या हम इसके ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस बुला दें, हम इसको देखेंगे। चौथा, ये अपने पैसे के ऊपर इतराते हैं कि जनाब हमने आपको
$2 ارب دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر رکھیں، جس سے آپ کا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر فریز ہو جائیں، یعنی کہ نیچے نہ گریں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں۔ عمران خان نے یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ میں عمران خان نہیں کہوں گا، میں ادھر کہوں گا کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نے یہ تمام مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ادھر سے سعودی عرب نے پھر کہا کہ اچھا پھر ہمارے پیسے واپس دیں۔ تو پاکستان نے، میں ویورز آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان نے اسی وقت $1 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کو واپس کر دیا کہ یہ اپنے آپ $1 ارب ہیں اور بات یعنی کہ باقی بھی ہم آپ کو دے دیں۔ دوسرا پھر جب $1 ارب واپس کیے تو جو وہ پرنس سلیمان صاحب بنتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈیفر پیمنٹ کے اوپر جو پاکستان سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ 3 سال کے لیے جسے کہتے ہیں کہ تیل دیں گے، وہ ڈیفر پیمنٹ کا ختم کر کے انہوں نے کہا جی تیل بند، پیسے دے دیں تو تیل لیں۔ تو پاکستان کے اندر میں ویورز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آئندہ 15-20 دن کے اندر ذرا پاکستان کے اندر مزید سختی آئے، لیکن ادھر میں آپ کو ایک الفاظ بتاتا ہوں ایک عظیم لیڈر کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اوپر انحصار کرتی ہیں، کسی دوسرے پہ انحصار نہیں کرتی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم کسی کے آگے وہ نہیں کریں گے۔ تو اب ہمارے پاس یہ دونوں موقع آنے والے ہیں۔ اگر ہم نے بحیثیت قوم، دیکھیں ویورز، جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم پھینک دیا گیا، لیکن وہ ترقی کر گئے، اس لیے کہ ادھر کوئی نواز شریف اور زرداری کی حکومت نہیں تھی۔ اس لیے اب اگر ہم پہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہوئیں گے تو ہمیں اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے ویور کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ لوگ محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے ذرائع سے اور اپنے وسائل کو بروئے کار لے آئیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، ان کے پاس صرف تیل ہے گا۔ تو اگر ہم اپنے ملک کے اندر تیل تلاش کر لیں اور اگر تیل کے بجائے ہم کسی اور طرف چلے جائیں، تیل کے متبادل ذرائع ہم تلاش کر لیں، تو بے شک اس کے اندر ہمیں 2 سے 4 سال لگ جائیں تکلیفوں کے، مشکلات کے، لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہوگا وہ بڑا زبردست ملک بن کے اپنے نہ صرف پیروں پہ کھڑا ہوگا بلکہ اس قابل ہوگا کہ دنیا پھر اس کو۔ اچھا ویورز، ادھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اپنی اس بات کو کاٹ کے، کہ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان یہ درپردہ پاکستان کو پیشکش بھی کر چکے ہیں کہ آپ چائنیز بلاک سے نکل آئیں تو ہم آپ کو فلانی چیز کے اندر ریلیف دے دیں گے، یعنی کہ لالی پاپ انہوں نے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن موجودہ حکومت اور ریاست پاکستان نے کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور جو ہمارے ملک کے بہتر مفاد کے اندر ہوگا ہم وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ سی پیک کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے جو کسی حالت کے اندر نہیں رکے گا۔ $68 ارب کی یہ جسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے جو چائنا ہمارے ملک میں مزید کر رہا ہے، تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایران نے، میں آپ کو ادھر ایک خوشخبری بھی دے دوں کہ سعودی عرب نے جس طرح ہمارا ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل بند کیا ہے، ایران نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اور بیک ڈور چینل کے اوپر رابطہ کر کے پاکستان کے اس زخم پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کے تیل کی ضروریات ہم پوری کر دیں گے۔ اور ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ایران درپردہ پاکستان کی یہ ضروریات پوری کرتا رہا ہے۔ ویورز آخر میں آپ سے ایک بات اور بتا دوں کہ بنگلہ دیش بنانے میں بھی انہی اسلامی ملکوں کا ہاتھ تھا۔ اگر یہ اسلامی ملک اس ٹائم پاکستان کا ساتھ دیتے، انڈیا کا ساتھ نہ دیتے، تو آج بنگلہ دیش بھی مشرقی پاکستان کے روپ میں ہوتا۔ لیکن اس وقت جب پاکستان برے حالات کے اندر تھا اور پاکستان کے 45,000 فوجی مشرقی پاکستان میں لڑ رہے تھے، اس وقت سعودی عرب اور عراق اور متحدہ عرب امارات ان ملکوں نے نہ صرف پاکستان کو ہتھیار نہیں دیے، پیسے بھی نہیں دیے اور تیل بھی نہیں دیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اسی بارے میں جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اور تفصیل سے بتاؤں گا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں تمام لوگوں کو، ویورز کو اللہ حافظ، اور وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔